गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17 विविध के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, तो 13वां क्वेश्चन भी जो 12वां क्वेश्चन है वो सेम का सेम ही है। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 समांतर बाध्य ज्ञात कीजिए। और पीछे वाले में भी हमें समांतर बाध्य ज्ञात करना था, वहां पे हमें एक्स और एफ का मान दे रहा था, तो हम एफ और एक्स को गुणा कर रहे थे। उसके बाद हम एफ का योग कर रहे थे और सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कर रहे थे ना। और सिग्मा एफ आई एक्स आई में हम भाग ले रहे थे सिग्मा एफ आई का, और हमारा समांतर बाध्य आ जाता था। अब देखो यहाँ पे हमें दे दिया क्या, वर्ग अंतराल, यानी हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दिया, यहाँ पे हमें एक्स का मान नहीं दिया। तो हम यहां से किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, सारणी, यानी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, यानी हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या बनाते हैं, सारणी। और सारणी में सबसे पहले जो हमें दो मान दिए उनको सेम का सेम रख देंगे, जो का क्यों, यानी हमें भार दिया गया है और वो भार किसमें है, केजी में। कहां से कहां तक है, 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60 और 60 से 64, यानी कहां तक दिया गया है, 60 से 64। उससे आगे हमें दिया गया है व्यक्तियों की संख्या, और व्यक्तियों की संख्या को हम हमारी बारंबारता है तो एफ आई मान लेंगे ना। तो ये 5, 6, 5, 9, 3 और 2। अब यहां से जब समांतर माध्य ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य में 2-3 प्रकार से कर सकते हैं जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो। सबसे पहले तो हम एक्स का मान निकाल लेंगे, और एक्स का मान निकालने के बाद देखो सबसे पहले हम एक्स आई का मान निकाल लेंगे। और एक्स आई का मान मतलब कि मध्य मान होता है, और मध्य मान किसका होता है, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया उन दोनों को जोड़ देंगे। 40 और 44 कितना होता है, 84, और 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42। अब देखो अंतर कितने का है, 4 का, तो 4 जोड़ते जाओ, अगला आ जाएगा कितना, 46, उससे अगला कितना आ जाएगा, 50, उससे अगला कितना आ जाएगा, 54, उससे अगला कितना आ जाएगा, 58, और उससे अगला कितना आ जाएगा, 62। यानी 42, 46, 50, 54, 58 और 62। अब देखो हम एफ आई और एक्स आई को सीधा गुणा कर लेंगे, कर सकते हैं ना, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि हम इसका कल्पित माध्य से ज्ञात करें तो सबसे पहले हम किसी भी एक बीज के मान को क्या मान लेंगे, ए। तो हम ए मान के करेंगे। देखो हम यहाँ पर ए बराबर क्या मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे कोई भी बीज का मान लो, 50 मान लो या 54 मान लो, आप 50 मान लो ताकि घटाएंगे तो आसानी रहेगी। 50 मान लो, यानी ए का मान कितना मान लिया हमने, 50 मान लिया। तो हमारे पास एक्स का मान भी तो है, और एक्स का मान हमारे पास कितना है, 4। एक्स का मान कितना है, 4। अब हम यहां से विचलन निकालेंगे, और विचलन होता हमारा क्या, डी आई या डी, एक ही बात है, डी आई या डी। और वो क्या होता है, एक्स माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए। एक्स में से हम जो हमारा कल्पित मान है उसको घटा दे, एक्स आई का मान कितना है, 42, और 42 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 8। अब 4 कम करते जाओ, ये माइनस का 8। अब 46 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 4, 50 में से 50 घटाएंगे तो 0, 54 में से 50 घटाएंगे तो 4, 58 में से 50 घटाएंगे तो 8,
और 62 में से 50 घटाएंगे तो 12, यानी हमारे पास विचलन आ गया। अब हम पद विचलन से भी निकाल सकते हैं, इसका हम पद विचलन यानी ui भी ज्ञात कर लेंगे। और ui क्या होता है, ui होता है d अपॉन में h, डी आई अपॉन में h। अब d का मान 8 है और h का मान कितना है 4, -8 में 4 का भाग देंगे तो -2 बार, -4 में 4 का भाग देंगे तो -1 बार, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 और 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, यानी हमारे पास ui क्या है। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, fi और ui को गुणा कर लेंगे। किसको गुणा करेंगे, fi और ui को हमें गुणा कर लेंगे। तो fi ui करो। अब देखो fi तो कितना हमारे पास 5, ui कितना है -2, 5 दूनी 10 और किसका माइनस का, उसके आगे 6 को हम 1 से करेंगे तो -6 कम 6, 5 को हम 0 से करेंगे तो 0, 9 को हम 1 से करेंगे तो 9 एकम 9, 3 को हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 को हम 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी हमारा fi ui क्या आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, सिग्मा fi का योगफल ज्ञात कर लेंगे और सिग्मा fi का योगफल ज्ञात करेंगे तो देखो योगफल कितना 5, 6, 11, 5, 16, 16, 9, 25, 25 और 3 28 और 2 30, यानी सिग्मा fi का योग हमारे पास कितना आया 30। इसी प्रकार हम सिग्मा fi और ui का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, यानी सिग्मा दोनों का योग fi और ui का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। अब देखो एक बात, 6 से 6 तो क्या होगा सीधा कट गया, ये तो काट लो। अब देखो ये माइनस का 10 है और ये प्लस का क्या है 9, और माइनस के 10 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और 6 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी हमने इनका योग कर दिया। अब एक बात आप ध्यान में रखना, यदि क्वेश्चन में दे कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आप यहां तक ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, बाद में fi और di का गुणा कर, आंसर एक ही आएगा, आप किसी भी तरीके से निकालो आंसर हमारा वही आएगा। अब यदि बोलते पद विचलन से, ui का पता है आपको क्या होता है, पद विचलन होता है, di क्या होता है विचलन होता है, तो ये पद विचलन से निकाल दिया हमने और हमारा सिग्मा fi ui तो कितना आ गया 5 और सिग्मा fi आ गया 30। अब सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं हम, जब हमारे पास विचलन हो, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi गुणा, हमने h को भी काम में लिया तो गुणा में h, मान रख दो a का मान हमारे पास कितना है 50 प्लस सिग्मा fi और ui का मान कितना है 5 बटे सिग्मा fi का मान कितना है 30 और गुणा में h का मान कितना है 4। इसके आगे कर रहा हूं, ये तो 50 है प्लस 500 का 20 और नीचे कितना 30, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 में हम 3 का भाग देंगे, 2 में हम 3 का भाग देंगे तो 0.0 ना, 3 की 18 फिर से 2 3 की 18 0.66, इसके नीचे कर देता हूं मैं 50 प्लस 0.66 और आंसर आ गया 50.66, यानी जो हमारा समांतर माध्य आया है वो कितना है 50.66। आया ना समझ में, यानी कल्पित माध्य से भी निकाल बोल सकते हो इसको, आप पद विचलन से भी बोल सकते हो, तो हमने पद विचलन से निकाल दिया।
आप यहाँ से सीधा भी निकाल सकते थे। आपने एफ आई का मान तो भाई एक्स आई का मान निकाल लिया, एफ आई और एक्स आई को क्या कर लेते, गुणा कर लेते, और जो योग आता उसमें 30 का भाग देते तो भी आंसर यही आता। परंतु यदि क्वेश्चन के अंदर दे दे कि समांतर माध्य कल्पित मान से निकालिए, तो ये हमारा ए क्या है, कल्पित मान ही तो है, हमने कल्पना ही तो की इसकी कि 50 माना था हमने। यदि उससे आगे दे दे कि पद विचलन से, और पद विचलन होता है यूआई, तो यूआई का मान निकालेंगे तो यूआई होता है जो डी का मान आता है ना, जो विचलन आता है उसमें हम एच का भाग दे देते हैं, बस वही है। उसके बाद एफ आई और यूआई को हमें गुणा कर देते हैं। अब इससे अगले जो क्वेश्चन है 15 और 16। अब 15 और 16 क्वेश्चन के अंदर आपको माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक ज्ञात करके तो आपको पता ही आप क्या बनाते हो, सीएफ बनाते हो। यानी हमें एक्स और एफ का मान दिया गया है, तो एफ के मान से आप सीएफ बना दो, और जो सिग्मा एफ का मान आएगा ना उसमें आप 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग देने के बाद जो मान आएगा उस मान से ठीक बड़ा मान आपको सी एफ के अंदर देखना है, और जो सी एफ के अंदर जो मान आएगा तो उस मान के बराबर में जो एक्स का मान है ना वही क्या होता है, माध्यक होता है। तो जो 15 और 16 का क्वेश्चन है वो आप खुद निकालना। इसके बाद आता है क्वेश्चन 17, और क्वेश्चन 17 है कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न है। यानी एक क्रिकेट के खिलाड़ी है, उसके द्वारा कुछ रन बनाए गए, वो रन इस प्रकार है 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0, 26। इसका समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। यानी अब की बार हमें तीनों चीजें ज्ञात कर रहे हैं, और मैंने आपको अच्छे से बताया था जब हमें केवल आंकड़े दिए गए हो तो हमें किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे समांतर माध्य। याद करो जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे और हमें सिर्फ आंकड़े दिए गए हो तो हम क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। यानी सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे समांतर माध्य, और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो देखो आंकड़ों का योग क्या है, 57 जोड़ लेंगे तो 17, 26, 91, 115, फिर से 26, 83, 41, 57, 0 और 26, और बट्टे में कितनी संख्या है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व 11, और भाग किसका दे देंगे 11 का। अब इनका योग कर लो आप, 7 7 7 14 14 और 6 20 20 21 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 3 35 35 1 36 36 और 7 43 और 43 और 6 49 49 का 9 फसल की 4 49 का 9
असल की 4, 4 तो असल की 4 और 5 है 9, 9 रेटे 10, 10 से 2 12, 12 और 2 21, 21 रेटे 22, 22 और 2 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 5 41, 41 और 2 43 ना, 43 का 3 असल की 4, 4 4 4 4 5, यानी 539 बटे में 11। अब देखो, अब 539 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 चौका 44, बचेगा कितना 53 में से 44 जाएगा तो 9 आगे भी 9 है तो 9 और 11 9 99, यानी हमारा आंसर कितना गया 49। यानी सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर दिया समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमारा कितना है 49। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे क्या इसका माध्य, और जब आपको पता है आंकड़े दिए गए हो, आंकड़े दिए गए हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख दो। सबसे छोटा कौन सा है देखो 0 ही है, यानी 0 को कर दिया है कंप्लीट। उसके बाद क्या आएगा 17 आएगा। उसके बाद देखो 17 के बाद क्या है 26 है, कितनी बार 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 26 26 और 26। उसके बाद 26 के बाद देखो क्या आएगा 41 है, 41 और 2 बार क्या है 57 है, क्योंकि देखो 57 और 57 2 बार। उसके बाद देखो 17 आ गया, 26 आ गया, 91 83 इसके बाद क्या आएगा 83, उसके बाद 91 83 भी आ गया, 91 भी आ गया। उसके बाद 115 115। अब देखो 11 हो गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखो ये संख्या क्या है इनकी 11, और विषम के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे, यदि सूत्र आता तो सूत्र से निकाल दो n+1/2 वहां पर। यदि सूत्र नहीं आता है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एक इस साइड से छोड़ दो, 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 एक इस साइड से, 41 बचा। और इसका माध्यक भी क्या आएगा 41। देख लेना n कितनी संख्या है 11, 11 + 1/2 वहां पर है, और 11 में 2 का भाग देंगे तो 6वां पद। और छठा पद कौन सा इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद कौन सा हो गया 41। तो माध्यक क्या आ गया हमारा 41 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बहुलक, और बहुलक याद करते हैं तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं करना पड़ता बहुलक में। तो यहां देखो सबसे अधिक बार किस अंक की बारंबारता, यानी सबसे अधिक बार कौन सा अंक रिपीट हो रहा है 26 एक बार, 26 2 बार, 26 3 बार। हमने देखो जो पीछे आरोही क्रम में लिखा था तो 3 बार आया था, 57 2 बार आया था। तो सबसे अधिक बारंबारता 26 की है ना, क्योंकि 26 बार बार आ रहा है। तो लिख सकते हो सबसे अधिक बारंबारता मतलब बार बार कौन सा रिपीट हो रहा है 26 है ना। सबसे अधिक बारंबारता 26 की है, अतः बहुलक बराबर 26। आपको बहुलक नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुलक अभी हमने लेटेस्ट की थी पिछली एक्सरसाइज में। सिर्फ आपको सारणी बनानी है। सारणी में यदि आपको सिर्फ क्या दिए हुए मान दिए हुए तो आप सारणी बना सकते हो, और यदि आपको वर्गांतराल दिया गया तो वहां पे सारणी की जरूरत ही नहीं है। सबसे अधिक बारंबारता देखो, और जो सबसे अधिक बारंबारता उसका संगत वर्गांतराल देखो, और वर्गांतराल देखने के बाद आपको सूत्र का पता होना चाहिए, माध्यक का सूत्र का भी पता होना चाहिए। तो सबसे आसान है, यानी माध्यक में तो हमें CF बनानी पड़ेगी, यानी माध्यक के अंदर तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी
CF, और बहुलक के अंदर तो हमें CF भी नहीं बनानी पड़ती। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, इनमें बहुलक की याद करना है, वर्ग अंतराल दिया गया है। अब जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी उसी को वर्ग अंतराल लेंगे और उससे हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं तथा इसके दो दोष बताइए। यानी सभी में होते हैं दोष और गुण सभी में होते हैं, यानी समांतर माध्य किसे कहेंगे? समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए आंकड़ों के योगफल में को या योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी हमें समांतर माध्य कैसे प्राप्त होता है या समांतर माध्य किसे कहते हैं? हम आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। यानी समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटेंगे आंकड़ों की संख्या। तो परिभाषा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखो इसी से परिभाषा बन गई। समांतर माध्य वह मान है जो आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देने के बाद प्राप्त होता है। यानी समांतर माध्य वह मान है या समांतर माध्य वह है जब आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं, जब हमें प्राप्त होता है तो देख लो भाग देने पर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य। अब इसके दोष देख लो, दोष क्या है? समांतर माध्य के दोष, कभी कभी इसके मान की गणना में ऐसी राशि आ सकती है जो प्रकृति के अनुसार संभव नहीं है, यानी वो संभव तो है ही नहीं। जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या 3.8 या 5.7। कभी परिवार के सदस्यों की संख्या हो सकती है क्या? नहीं ना। परिवार के सदस्यों की संख्या तो एक पूर्ण संख्या में होगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से हो सकती है ना। कभी ये सोचते हैं कि 3.5 परिवार होता है, कभी नहीं होता है। तो ये मान ली कभी कभार आ जाते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या 0.2 में दे दी जाती है, वो क्या है उसका एक दोष ही तो है। उसके बाद देखो किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है। यानी हमें क्या दे दे? अगला x का मान दे दिया और f का मान दे दिया। x के मान में तो 1, 2, 3, 4 यहां दे दिया x, y, z, p, q, r। तो हम क्या निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हम। यानी इसका समांतर माध्य निकालना संभव है ही नहीं। यानी किसी भी एक मूल्य के, यानी दोनों समान नहीं होने पर गणना संभव नहीं है। यानी हम इनको क्या नहीं कर सकते? इनका समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो समांतर माध्य की परिभाषा भी आ सकती है छोटे 2 नंबर के अंदर। इसके दोष भी पूछ सकता है, इसके गुण भी पूछ सकता है। तो दोष तो क्या है? कभी कभी मान कर परिवारों की सदस्य क्या आ जाती है? 3.8 आ जाती है, 5.6 आ जाती है, वो कभी नहीं होती ना। और एक दोष है, यानी दोनों ही मान x और f के दोनों मान समान होने चाहिए तो ये मान ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इससे अगला क्वेश्चन है 21 और 22। 21 में तो पूछा गया कि माध्य की उपयोगिता बताइए और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि माध्य का सूत्र बताइए। ये तो 22 में पूछा है और ये 21 में पूछा गया है। ये तो 21 का आंसर है और ये 22 का आंसर है। तो 21 का आंसर है माध्य की उपयोगिता। यानी उपयोगिता क्या है, इसको क्यों उपयोग में लिया जाता है? यानी माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है। यानी जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं उसका मान स्पष्ट होता है। जैसे देखो हमें वर्ग अंतराल दे दिया, जैसे 20 से 25 तक। अब हमें स्पष्ट पता चल गया, निश्चित पता चल गया कि 20 से बड़ा और 25 से छोटा मान आएगा ना तो ही हमारा माध्यक सही है, नहीं तो गलत है। तो माध्यक सदैव निश्चित है, वो क्या होता है? स्पष्ट होता है। इससे हम बता सकते हैं कि लगभग हमारा ये मान आएगा।
दूसरा, इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब हम माध्यक की गणना करते हैं तो इसमें सभी आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती ना। हम सिर्फ एक को जोड़ लेते हैं, उसमें 2 का भाग दे लेते हैं और ठीक उससे बड़ा संचयी बारंबारता देख लेते हैं और उसका संगत पद देख लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, माध्यक। तीसरा, माध्यक ज्ञात करना सरल और सुविधाजनक है। कभी कभी यह निरीक्षण मात्रा से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कभी कभार सूत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 2 4 5 विषम है, एक इस साइड से छोड़ दिया, एक इस साइड से, पता चल गया कितना है, 3। तो यानी मात्र निरीक्षण मात्र से ज्ञात हो गया। यानी हमें लगभग पता चल जाता है जब इन्हें हम आरोही क्रम में लिखते हैं। यदि विषम संख्या है तो बीच वाला मान आ जाता है, और सम संख्या है तो जो बीच में 2 मान आते हैं उन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 का भाग देते हुए हमें माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है माध्यक का सूत्र। और माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक को हम m से लिख सकते हैं, m बराबर l प्लस कोष्टक n बटे 2 माइनस c बटे f गुणा में h, जहां l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी लो लिमिट, n क्या होता है कुल बारंबारता यानी सिग्मा fi, c क्या होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। यानी जब हम संचयी बारंबारता बनाते हैं उसमें जो हमारा मान होता है ना, उससे ठीक ऊपर वाला मान c का होता है। h माध्यक वर्ग अंतराल और f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो आज हमारी 17 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से याद करना, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो इसमें लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1-2 नंबर के। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 ही टॉपिक है, समांतर माध्यक, माध्यक और बहुलक। यानी 2-2 3-3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। जब हमें आंकड़े दिए होते हैं एक टाइप, जब हमें x और f का मान दिया गया होता है 2 टाइप, जब हमें वर्ग और अंतराल दिया जाता है 3 टाइप। लगभग तीनों के तीनों 3-3 टाइप से निकलेंगे तो लगभग 3-9 टाइप हो गई, तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, लगभग सेम ही है। बहुलक तो मात्र एकदम ही इजी है, देखने से पता लग जाता है बहुलक में तो कि इसका बहुलक क्या है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। माध्यक भी लगभग वही है, बस समांतर माध्यक में कल्पित माध्यक ज्ञात करते हैं, वो थोड़ा सा ना थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा वो है अलग है, तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यानी आप 2-4 बार प्रयत्न करोगे तो वो भी इजी बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारी एक्सरसाइज 17 की कंप्लीट हो गई है।